हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। हमने अभी तक देखा है कि विंग और वांग जी अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। वहीं विंग सपने से दुखी होकर अपने भाई जियांग चैन के साथ रहने के लिए चले जाता है और दूसरी तरफ वांग जी विंग के सपनों के बारे में पता करने के लिए चला जाता है। अब आगे वांग जी के बिना तो विंग सो ही नहीं पाता था। विंग को हमेशा इतने बुरे बुरे सपने आते थे कि विंग का तो नींद ही हराम हो गई थी। विंग को अब जब भी वह सोता था तब उसे बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते थे। विंग तो डर के मारे अपने आप को एक जगह समेट लेता था। अब तो विंग की यह हालत हो गई थी कि वह रात में भी अपने कमरे की बत्ती बंद की जगह खुली रखता था। विंग हमेशा वांग जी को याद करता और फिर जब भी विंग को नींद आ जाती तो विंग डर के मारे उठ जाता। विंग अक्सर कोशिश करता था कि वह सो ही ना, बट जब उसे बहुत ज़्यादा नींद आती थी तो वह सो जाता था, बट सोते ही उसे इतने डरावने सपने आते थे। विंग की इस कंडीशन के बारे में जियांग चैन को भी पता चल गया था और जियांग चैन विंग की ऐसी हालत देख के कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था। और तो वांग जी का फ़ोन भी नहीं लगता था, इसलिए जियांग चैन और भी दुखी हो गया था। जियांग चैन अपने भाई विंग की ऐसी हालत देखकर उसका तो जैसे दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। वह हमेशा अपने भाई के लिए परेशान रहता और अब सिर्फ जियांग चैन के पास एक ही ऑप्शन रह गया था, वो था वांग जी का इंतज़ार करना। अब दूसरी तरफ वांग जी उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर वांग जी अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स से पहली बार मिला था, मतलब कि अनाथ आश्रम के पास। वांग जी उस जगह को देख रहा था जो कि उसका घर था। किसी वक्त वांग जी को उस अनाथ आश्रम से ज़्यादा अटैचमेंट तो नहीं थी, बट वांग जी विंग के साथ जो हुआ है था उस सवालों के जवाब उस जगह से ही पा सकता था, इसलिए वांग जी उस जगह पर आया था। और हाँ, वांग जी ने उस जगह पे हर साल डोनेशन करता था, जिस वजह से उस जगह की हालत काफ़ी बढ़िया हो गई थी। उस अनाथ आश्रम पे लोग कभी भी भूखे पेट और ना सोए और हर बच्चा एजुकेशन ले सके, वांग जी इतना कर देता था। बट वांग जी ये चाहता था कि वहाँ का हर एक बच्चा अपने पैरों पे कामयाब खड़ा हो सके, इसलिए वांग जी इतना करता था कि सभी बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और वह अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम किसी इंसान को कोई चीज़ ऐसे ही दे दें तो उसकी इंसान कदर नहीं करता। अगर वही चीज़ कोई अपने मन से कमाए या फिर अपने मन से हासिल करे, खुद से हासिल करे, तो उसकी चीज़ की उसे कदर होती है। इसलिए वांग जी ये चाहता था कि हर बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो सके, तो वांग जी उतना ही करता था कि सभी बच्चे अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। बट वांग जी हर साल उस अनाथ आश्रम में डोनेशन करता था और वह इस बात का ध्यान रखता था कि उन पैसों को बच्चों पर ही खर्च किए जाए। वांग जी अनाथ आश्रम के बाहर खड़े होकर अनाथ आश्रम को देख रहा होता है। कुछ देर तक तो वांग जी अनाथ आश्रम को देखता रहता है। वांग जी अनाथ आश्रम के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद सीधे ही वह अनाथ आश्रम के ऑफिस में चले जाता है, जहां पर वांग जी अनाथ आश्रम के डायरेक्टर से मिलता है, जो कि वांग जी का बहुत ही अच्छे से आवभगत कर रहा था, क्योंकि वांग जी वहां पर हर साल डोनेशन करता था। वांग जी उस अनाथ आश्रम के डायरेक्टर से कहता है, मुझे याद है बचपन में मेरी कुछ चीज़ें यहीं पर छूट गई थी जो मैं आज लेने आया हूँ। जिस पर डायरेक्टर खुश होकर कहता, हाँ बिल्कुल आप ले जाइएगा, मैं आपके पास अभी लेके आता हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए, तब तक आप चाय पानी पीजिएगा। ऐसा कह के डायरेक्टर प्यून को बुलाता है और उससे कहता है, सर के लिए चाय लेके आओ और कुछ खाने के लिए, जिस पर प्यून चला जाता है। और फिर डायरेक्टर भी वांग जी को वहाँ बैठा कर वहाँ से सीधे वांग जी के थ्रू बताए गए काम को करने के लिए चले जाता है। कुछ समय बाद जब डायरेक्टर आता है तो वह अपने साथ एक बॉक्स लेके आता है। वांग जी उस बॉक्स को देखता है। वांग जी उस बॉक्स को खोलता नहीं है। वांग जी जानता था कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, इसलिए वांग जी कहता है, ठीक है फिर मैं अब चलता हूँ। जिस पर डायरेक्टर कहता है, आप चाहें तो इस जगह को घूम सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि बच्चे कैसे रह रहे हैं। जिस पर वांग जी कहता है, अभी मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है और मैं अपने बचपन की आखिरी निशानी को लेने आया था, जो कि अब मुझे मिल गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ। जिस पर डायरेक्टर ठीक है कहता है। उसके बाद वांग जी अब अनाथ
अनाथ आश्रम से बाहर निकल चुका था और सीधे अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठकर वांग जी उस बॉक्स को एक साइड में रखता है और फिर गाड़ी ड्राइव करने लगता है। कुछ समय बाद वांग जी एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जो पूरी तरह से सुनसान थी। वांग जी अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर वहां से सीधे एक जंगल की तरफ जाने लगता है। बट वांग जी ने अपने हाथ में वही बॉक्स पकड़ रखा था जो कि उसने अनाथ आश्रम से लिया था। वांग जी उस बॉक्स के साथ एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पर कोई भी दूर दूर तक नहीं था। वांग जी उस जंगल के उस पार्ट पे था जहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस झोपड़ी में काफ़ी लंबे समय तक सफाई नहीं हुई है। बट वांग जी देखता है वहाँ का सारा सामान तरीके से रखा हुआ है। वांग जी फिर उस बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स को खोलते ही उस बॉक्स से रोशनी निकलती है और वो रोशनी सीधे वांग जी के अंदर जाती है। वांग जी उस बॉक्स में देख रहा था। वांग जी को उस बॉक्स में एक फोरहेड रिबन मिलता है जो कि सफ़ेद रंग का था। वांग जी उस फोरहेड रिबन को अपने सिर पे बांधता है। जैसे ही वांग जी उस फोरहेड रिबन को अपने सिर पे बांधता है, वांग जी वहाँ से सीधे गायब हो जाता है। दूसरी तरफ एक कमरे में लाइट जल रही थी और वहाँ पर एक व्यक्ति सो रहा था। बट दो लोग जो कि उसकी निगरानी कर रहे थे। वहीं एक आदमी दूसरे आदमी से पूछ रहा था वो कहाँ पर है, अभी तक आया क्यों नहीं, यहाँ पे इसका बुरा हाल हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई के साथ। ये और कोई नहीं जियांग चैन और सी चैन थे और वहाँ पे सो रहा व्यक्ति विंग था। विंग बहुत ज़्यादा सपनों में बड़बड़ा रहा था। विंग सपनों में था और विंग को जगा भी नहीं पा रहे थे सी चैन और जियांग चैन। जियांग चैन बार बार वांग जी के लिए पूछ रहा था सी चैन से, जिस पर सी चैन बताता है मुझे नहीं पता वांग जी कहाँ पर है, बट मुझे पता है वांग जी सेफ होगा और हाँ वांग जी मुझे बता के ही गया था। वांग जी विंग के लिए सोल्यूशन लेने गया है कि विंग को इतने बुरे सपने क्यों आ रहे हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि वांग जी किससे मिलने गया है, बट वांग जी ने मुझसे कहा था कि शायद वो विंग के सपनों के बारे में पता करके ही आएगा, वह इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके ही आएगा। जिस पर जियांग चैन सी चैन से कहता है पता नहीं विंग को इतने बुरे सपने क्यों आ रहे हैं, विंग इन सपनों की वजह से चैन से सो भी नहीं पाता, पता नहीं विंग इस समय क्या बड़बड़ा रहा है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। बट मैं नहीं चाहता मेरा भाई ऐसे तड़पे, मैं नहीं चाहता कि विंग की इतनी बुरी हालत हो, मैं उसे इस तरह से तड़पते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। जियांग चैन ऐसा कह रहा होता है। वहीं जियांग चैन को सी चैन कंसोल कर रहे होते। बट थोड़ी देर बाद एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। विंग चिल्ला के उठता है, कहता है सीजे, और ये कहकर जब विंग उठता है तो उसके पूरी बॉडी में पसीना आता है। विंग के उठने के बाद जियांग चैन और सी चैन का ध्यान विंग पे जाता है। विंग के इस हरकत पर चैन को बहुत बुरा लग रहा होता है, बट वह कुछ नहीं कर सकता अपने भाई के लिए। वैसे बेबस सा वहाँ बैठे सब कुछ देख रहा होता है। फिर जब वह विंग के पास जाता है और विंग से बात करता है, विंग को उन सपनों से दूर करने की कोशिश करता है। वह पूछता है कि विंग तुम्हें क्या सपना आया था, जिस पर विंग कहता है मुझे याद नहीं, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या किसी को मारा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विंग ऐसा सब कुछ कह रहा होता है। विंग 5 मिनट तक ऐसे ही रहता है और ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। कुछ समय बाद जियांग चैन उसे होश में लाता है। जब विंग होश में आता है तो वे अपने आप को नॉर्मल कर लेता है और फिर ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ नहीं हुआ। वह जियांग चैन को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए विंग कहता है तुम जा सकते हो जियांग चैन, तुम्हें भी सोना चाहिए, मैं बहुत सो चुका हूँ, अब मैं थोड़ी देर ऑफिस वर्क करूँगा और हाँ अब से थोड़ा ज़्यादा तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, शायद मैं पूरी तरह से अपने बिजनेस पे नहीं ध्यान दे पा रहा हूँ जिस वजह से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, शायद मुझे थोड़ी देरों के लिए बिजनेस से रिलैक्स ले लेना चाहिए, शायद मैं ज़्यादा ही वर्क ले लेता हूँ, इस वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। जिस पर जियांग चैन मान जाता है। वो कहता है ठीक है विंग, तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए अपने घर से ही वर्क करो और मैं ही ऑफिस चला जाऊँगा। जिस पर जियांग चैन की बात सुनकर विंग कहता है ओके फिर ठीक है, अभी तुम्हें सोने जाना चाहिए, कल तुम्हें ऑफिस जाना
जाना होगा, जिस पर जियांग चेन जाना तो नहीं चाहता था। मगर विंग के ऑफिस वाली बात सुनकर जियांग चेन वहाँ से चले जाता है और अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने लगता है। वहीं सी चेन अभी भी विंग के रूम में रुके होते हैं और फिर विंग से पूछते हो, तुम ठीक तो हो ना विंग? जिस पर विंग कहता है, हाँ सी चेन का मैं ठीक हूँ। विंग सी चेन से पूछता है, वांग जी को गए हुए 3 दिन हो चुके हैं, क्या उसने आपसे कोई कांटेक्ट किया? क्योंकि उसने तो मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है और उसने कहा था कि शायद वो मुझसे कांटेक्ट कर भी नहीं पाएगा। जिस पर सी चेन कहते, नहीं विंग, उसने मुझसे भी कांटेक्ट नहीं किया है, बट मुझे पता है वो सेफ ही होगा। जिस पर वांग जी की बात पर विंग के मुंह में थोड़ी सी मुस्कान तो आती है, बट कुछ समय बाद ही विंग फिर से वांग जी के बारे में सोचने लगता है और सी चेन से पूछता है, भाई तो अगर आपको उसके बारे में कुछ पता चले तो आप मुझे बता देना, मुझे वांग जी की ही टेंशन हो रही है। जिस पर सी चेन कहते हैं, ठीक है, वांग जी के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। जिस पर विंग हाँ करता है और फिर सी चेन गावी वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वह विंग को अपना पर्सनल टाइम देना चाहते थे। विंग कुछ समय बाद अपना लैपटॉप खोलता है और वर्क करने लगता है क्योंकि विंग अब सो नहीं सकता था। विंग सी चेन और जियांग चेन के सामने अपने आप को नॉर्मल दिखा रहा था, बट उसे पता था अब वह सो नहीं पाएगा। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट वह अपने आप को कंट्रोल करता है और अपने वर्क पर ध्यान देता है। कुछ समय बाद विंग उस वर्क को करने के बाद तब तक सुबह हो चुकी थी, बट विंग को कहीं जाना नहीं था, इसलिए वह आराम से अपनी वर्क को कर रहा था। विंग को ये सब करते देख रहे थे जियांग चेन और सी चेन। विंग अब घर से ही वर्क कर रहा था, वहीं सी चेन अपने भाई वांग जी का वर्क संभाल रहे थे और जियांग चेन विंग की जगह पर ऑफिस जाके उसका वर्क कर रहा था। ऑफिस वर्क भी काफ़ी सारा था, बट विंग घर से ही वर्क कर रहा था, जिस वजह से जियांग चेन के सिर पे ज़्यादा वर्क का लोड नहीं आता है। बट जियांग चेन विंग की बहुत चिंता कर रहा होता है और यह सब विंग को भी पता होता है, इसलिए विंग कुछ डिसाइड करता है और वह अपने आप को नॉर्मल ही दिखा रहा था। फिर विंग कहता है, भाई मैं वापस अपने घर में जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लगने लगा, मुझे वांग जी की बहुत याद आती है, तो मैं उसके एहसास के साथ ही कुछ दिन तक रहना चाहता हूँ। जिस पर जियांग चेन मान जाता है और फिर जियांग चेन के सामने विंग नॉर्मल बिहेव कर रहा था, इसलिए जियांग चेन को कोई परेशानी भी नहीं होती है। विंग को अकेला रहने देने के लिए विंग जियांग चेन को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए ही विंग जियांग चेन के घर से अपने घर के लिए आता है और फिर विंग जियांग चेन को अपनी वजह से परेशान भी नहीं देख पा रहा था। विंग अपने घर में वांग जी के लिए याद कर रहा था और वांग जी को एहसास में ही रह रहा था क्योंकि विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। विंग को वांग जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। विंग वांग जी की याद में तड़पने लग गया था। विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और फिर विंग अपने दिनों को नॉर्मल ही बिताने लगता है। बट विंग जब सोता था तब विंग के साथ वही होता था जो वह हर बार अपने आप को बचाने की कोशिश करता था। विंग हर बार सपना देख के दर्द से उठता था, बट विंग की हालत बुरी होती जा रही थी। विंग अब सपने और हकीकत में अंतर नहीं कर पा रहा था। जब भी विंग सपना देखता तो वह कई घंटे तक उस सपने की वजह से डरा रहता और फिर अपने आप को दुबक लेता। विंग अब तो पूरे घर की लाइट ऑन रखता था। विंग कभी भी अंधेरा घर में नहीं छोड़ता था, बट विंग के डरावने सपने उससे दूर नहीं हो रहे थे। विंग के सपनों की वजह से विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, बट विंग अभी भी जियांग चेन को अपने सपनों के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि जियांग चेन मेरी वजह से परेशान हो और विंग अक्सर कोशिश करता कि वह जागे रहे। इस वजह से विंग बहुत सारी कॉफ़ी पीता था। विंग ज़्यादातर वक्त कड़वी कॉफ़ी पीता था जिस वजह से उसे नींद ना आए। विंग के इस बिहेवियर के बारे में किसी को नहीं पता चलता था क्योंकि विंग पूरी तरह से अकेला हो गया था। बट विंग वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा याद कर रहा था क्योंकि वांग जी को विंग अपने बारे में सब कुछ बता सकता था। विंग बहुत ज़्यादा वांग जी को मिस कर रहा था, बट विंग को नहीं पता था कि वांग जी कब आएगा और वह
चैन और सी चैन से पूछ भी चुका था कि क्या उनसे वांग जी की कोई बात हुई है, क्या वांग जी ने उनसे कांटेक्ट किया, जिस पर जियांग चैन और सी चैन हर बार ना में जवाब देते थे। विंग बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था, विंग बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो चुका था। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अब विंग को इस सब के करते हुए विंग को 2 हफ्ते हो चुके थे। इन 2 हफ्तों में विंग का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। अब तो विंग का कमरा जब भी वह अपनी आँख डर के मारे खोलता तो उसके कमरे में ब्लैक स्मोक होता, जिसके बारे में विंग को कुछ समझ में नहीं आता। विंग को ऐसा लगता कि शायद ये सब उसका वहम है। विंग अब तो वहम समझकर अपनी ज़्यादातर बातों को टालने लग गया था, बट विंग बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था। विंग अब होपलेस हो रहा था, बट विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी अगले पार्ट के लिए छोड़ देती हूँ। और ओके गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस।